हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। हम लोग एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 डिस्कस कर रहे हैं और यहाँ पे देखिए आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन तो दिया गया था साइन इनवर्स 1/आयोटा इंटू z-1। ठीक है, इसको कहा गया कि दिस कैन बी अ एंगल ऑफ ट्रायंगल, मतलब कि ये वैल्यू कैसी हो आपकी 0 और 180 के बीच में है। ठीक है, अच्छा तो साइन इनवर्स तो 180 जाएगा नहीं, साइन इनवर्स तो π/2 ही जाएगा। मतलब कि आप चाहते हो कि साइन इनवर्स टोटल टर्म ये सब कुछ मिला करके क्या हो 0 और π/2 के बीच हो। दैट मीन्स कि फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग साइन इनवर्स 1/आयोटा z-1 दिस शुड बी इन बिटवीन 0 to π/2। ठीक है, तो z-1/आयोटा आपका कैसा हो जाए, लेस देन और इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 0। अच्छा, इनइक्वालिटी देखो दिख रही है, तो इसका मतलब z-1/आयोटा इस पूरे टर्म को रियल तो होना पड़ेगा, क्योंकि अगर रियल नहीं हुआ तो इनइक्वालिटी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। ये बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर इमेजिनरी टर्म है तो वो 0 से 1 के बीच थोड़ी ना होगा। ठीक है, तो आप देखो यहाँ से क्या आया, हमने कहा था ना कि इनइक्वालिटी इज नॉट डिफाइंड फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो यहाँ से आपके पास बनेगा x प्लस आयोटा y, है ना, -1 आप इसके साथ लगा दो, x -1 प्लस आयोटा y और डिवाइडेड बाई आयोटा। ठीक है, तो आपको पक्का है इतनी बात कि आपका जो टर्म है ये पूरा रियल है। अब ये रियल कैसे होगा, अगर नीचे आयोटा है तो ऊपर भी सिर्फ आयोटा की ही टर्म रहनी चाहिए भाई। अगर कुछ रियल रह गया, ठीक है, रियल टर्म बाई आयोटा, तो वो तो इमेजिनरी हो जाएगा ना। तो इसका मतलब आपको x-1 को 0 रखना ही पड़ेगा, x-1 0 होना ही होना चाहिए, और ऐसे केस में आपके पास y आ जाएगा एंड दिस विल वेरी फ्रॉम 0 to 1। ठीक है, तो इमेजिनरी पार्ट आपका 0 से 1 के बीच में एग्जिस्ट करेगा। ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था यहाँ पे समझना कि जैसे ही आपने इनइक्वालिटी लिखी आपको समझ में आना चाहिए कि ये पार्ट आपका कंप्लीटली कैसा है, रियल लिखा हुआ है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन में देखिए आपके पास वैल्यू ऑफ z पूछा जा रहा है वेयर c इज रियल। तो वैल्यू ऑफ z की बात करते हैं। z की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, मॉड ऑफ z का स्क्वायर लिखा था ना, तो चलो z को x प्लस आयोटा y लिख दो। ठीक है, इक्वेशन सॉल्विंग जैसा। x प्लस आयोटा y का मतलब हो गया कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 आयोटा इंटू एक्स प्लस आयोटा y प्लस 2c इंटू 1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 0। तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें रियल पार्ट आपका कितना कितना मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y, है ना, 2 आयोटा स्क्वायर y मतलब प्लस 2y और प्लस 2c। ठीक है, और आयोटा के कोफिशिएंट के तौर पे आपको क्या मिलेगा, -2x प्लस 2c इज इक्वल टू 0। तो ये टर्म 0 है, ये भी टर्म 0 है। इसका मतलब c और x आपस में आपके बराबर है, और यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 2c इज इक्वल टू 0। तो c को आप x की जगह पे रख दो, तो आपके पास क्या बनेगा, वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस सी स्क्वायर प्लस 2c इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू निकल आएगी, तो x प्लस आयोटा y दैट इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या कहा गया कि z1 और z2 दो पॉइंट्स हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर लाइंग ऑन लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग z1 एंड z2, देन आर्गुमेंट ऑफ z कैन बी। ठीक है, तो एक बार देखते हैं क्या बन रहा है। एक है आपका z1 -3 प्लस 5 आयोटा, तो -3,5। ठीक है, -3,5 कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पे कहीं मान लो। ठीक है, ये -3,5 हो गया। और दूसरा क्या कहा, -5 -3 आयोटा, तो -5 -3 आयोटा मान लीजिए। ठीक है, z1 z2 को ज्वाइन करने वाले सेगमेंट पे हमें आर्गुमेंट ऑफ z देखना है। तो अगर कोई भी आर्गुमेंट ऑफ z आप देखोगे, ठीक है, आर्गुमेंट ऑफ z का मतलब ये नहीं हुआ कि आप ये एंगल नाप दो, ये एंगल थोड़ी नापना है। आर्गुमेंट ऑफ z का मतलब हुआ कि z इस पे लाई करता है। मान लो सपोज ये z है, तो इस z को हमें क्या करना होगा, इस ओरिजिन से ज्वाइन करना होगा, और तब ये जो मेजरमेंट आएगा ये होगा आपका आर्गुमेंट ऑफ z। ठीक है बात, यहाँ पे करेंगे हम जब, ठीक है, तो आपको इस तरीके से थीटा मेजर करना होगा। ठीक है, आर्गुमेंट ऑफ z के लिए। ठीक है बात, तो आपका z इस सेगमेंट पे एग्जिस्ट करता है, तो आप देख लो कि भाई सबसे बड़ा एंगल थीटा का कौन सा पॉसिबल होगा, ये वाले केस में
जो कि पाई के बराबर ही हो जाएगा इनफैक्ट, ठीक है। नेगेटिव वाले को अगर ज्वाइन कर दो तो थीटा आपका मैक्सिमम वैल्यू क्या ले सकता है, पाई ले सकता है, ठीक है। और थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, तो आप इस केस को देखो, ये वाले को अगर मैं ज्वाइन कर रहा हूँ तो दिस इज योर tan इनवर्स 3/5 टाइप का, है ना, -5 -3 आयोटा। ओके, तो थीटा आपका कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, बस ये देखना है आपको। और जो भी आपका ऐसा ऑप्शन हो जो उस थीटा की रेंज में आ जाए, दैट विल बी योर आंसर। तो यहाँ पे हम देखें तो थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा। ये थीटा आपका कितना हो गया, अगर मैं ये सब छोड़ो, पहले तो इसको हटा दो, ठीक है। समझ में, इतनी बात समझ में आई कि नहीं, कि हमें आर्गुमेंट ऑफ जेड का मतलब ये नहीं है कि हम ये वाला एंगल मेजर कर दें। आर्गुमेंट ऑफ जेड का मतलब है कि आप इस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करो और वो देखो कि आर्गुमेंट कितना बन रहा है। तो आप अगर इसको ये पॉइंट से ज्वाइन करोगे तो आपका इधर से एंगल कितना बनेगा, आपके पास आएगा tan इनवर्स 5/3, है ना। तो आप इधर से क्या लिखोगे, इधर से लिखोगे आप पाई माइनस tan इनवर्स 5/3, ठीक है, से लेकर के पाई तक के एंगल्स कवर किए जा सकते हैं, ठीक है। पाई माइनस tan इनवर्स 5/3 से लेकर के पाई तक के एंगल पॉजिटिव साइड से कवर किए जा सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, ठीक है। ये सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है थीटा के लिए। और मिनिमम में देखा जाए तो आप देखो, मिनिमम ये -पाई की ओर जाएगा, -पाई खुद तो नॉट इंक्लूडेड रहेगा, लेकिन मैक्सिमम उस सेगमेंट से देखा जाए तो ये वाली सिचुएशन होगी, ठीक है। तो इस पोजीशन में आपके पास अगर यहाँ से थीटा मेजर करता हूं मैं, तो वो थीटा कितना आता, tan इनवर्स 3/5 आता, सॉरी tan इनवर्स 5/3 आता, उल्टा बोल दिया मैंने, tan इनवर्स 3/5, ठीक है। tan इनवर्स 3/5 होता, तो आपको ये तो मेजर करना नहीं है, आपको इधर से मेजर करना है, तो दिस विल बी माइनस tan इनवर्स 3/5। अब इस इंटरवल में एग्जिस्ट करने वाले जितने भी पॉइंट्स हो, जितने भी एंगल्स हो, वो सभी पॉसिबल है, इसमें या फिर इसमें, ठीक है। तो यहां से आप देख लो कि आपके लिए कौन कौन सा ऑप्शन पॉसिबल हो रहा है। फिर अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा गया मॉड ऑफ Z1 -1 Z2 -2 Z3 -3। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी का सिंपल सा क्वेश्चन है ना, कि मॉड ऑफ Z1 -1, ठीक है, प्लस मॉड ऑफ Z2 -2 प्लस मॉड ऑफ Z3 -3, ठीक है। ये लिखा गया था, दिस विल बी लेस देन और इक्वल टू, सॉरी दिस विल बी ग्रेटर देन ना, दिस विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 -3 Z1 -1 प्लस Z2 -2 प्लस Z3 -3, ठीक है, ठीक है। तो ये तो आपको पता है कि ये क्वांटिटी आपकी 1 से बड़ी है, 1 से छोटी है, ये क्वांटिटी आपकी 2 से छोटी है, ये क्वांटिटी आपकी 3 से छोटी है, मतलब दिस होल टर्म इज लेस देन और इक्वल टू 6, मतलब ये आपका खुद ही कैसा है, 6 से छोटा है, ये 1 से छोटा है, ये 2 से छोटा है, ये 3 से छोटा, तो इसका मतलब ये पूरा टर्म आपका कैसा है, 6 से छोटा है। तो अब 6 विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसको यूज कर लेते हैं, यहां से आपके पास Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 -6, ठीक है। अब फिर से एक बार ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी आप यूज कर लो कि 6 विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहां से आपने लिख दिया Z1, ठीक है, मतलब Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 -6 इज लेस देन और इक्वल टू 6। हाँ, तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 फिर कैसा हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 12 हो जाएगा। एक बार और ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी का आपको यूज कर लेना है यहाँ से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आपने नोट्स में करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास है ABC represents the complex number Z1, Z2, Z3 respectively on complex plane if the circumcenter lies at origin then orthocenter। ये भी आपने नोट्स में कर रखा है, तो इसे वापस से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 अगर आप देखें तो कॉम्प्लेक्स नंबर से ज्यादा अगर इसमें कुछ कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है तो वो यूज होगा आपका कोऑर्डिनेट में सर्कल्स का, ठीक है। तो ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो 7th क्वेश्चन में आपके पास कहा गया Z माइनस ए आयोटा इज इक्वल टू a प्लस 4, मतलब एक सर्कल जिसका सेंटर क्या है, जिसका सेंटर है आपका 0, a और रेडियस कितनी है a प्लस 4,
है ना। फिर आगे देखिए आप z-2 इज लेस देन 1, तो 2,0 आपका सेंटर है, दूसरे सर्कल का सेंटर है 2,0, ठीक है 2,0 और रेडियस है आपका 1, ठीक है। तो कहा जा रहा है आपसे कि ये दोनों का, ठीक है, एटलीस्ट वन कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइज बोथ, मतलब दोनों का कम से कम एक इंटरसेक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए, एक इंटरसेक्शन पॉइंट एग्जिस्ट करना चाहिए। तो अब जरा एक चीज को ध्यान से देखो कि आपका जो दूसरा वाला सर्कल है इसमें पूरे रीजन को रिप्रेजेंट किया गया, इस पूरे रीजन को रिप्रेजेंट किया गया है ना बात, ये पूरा रीजन आपका रिप्रेजेंट किया गया है। तो अब यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट आपके एग्जिस्ट करेंगे, कब करेंगे, जबकि ऑब्वियसली इन दोनों का इंटरसेक्शन हो रहा, और इंटरसेक्शन होने के लिए क्या जरूरी होता है, ये सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस आपकी r1 माइनस r2, ठीक है, ठीक है, इससे बड़ी होनी चाहिए और r1 प्लस r2 से छोटी होनी चाहिए, यही रहता है, तब यहाँ पे इंटरसेक्शन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और ये भी कहा गया है कि कम से कम एक पॉइंट हो जाए, एक पॉइंट हो जाए मतलब सिर्फ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहे तब भी काम चल जाएगा आपका। मतलब अगर आप ये सोचो, ये आप अब थोड़ा सा समझना है इस चीज को कि एक आपका पूरा रीजन है, ठीक है, ये पूरा रीजन है आपका, ठीक है, और ये आपका सिर्फ सर्कल है, ठीक है, सर्कल की सरकमफेरेंस है। अब आप सोचो कि अगर ये सर्कल अंदर में लाई करने लग जाए, ठीक है, तब आपका कितना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आएगा, इनफाइनाइट, ठीक है, अंदर में ऐसे लाई करने लग जाए तो आपका इनफाइनाइट पॉइंट आने लगेगा, ठीक है, क्योंकि भाई ये सारे पॉइंट्स जो है वो सभी, ये सारे पूरे सर्कल के सरकमफेरेंस के जो पॉइंट है सभी इंटरसेक्शन में आ रहे हैं, ठीक है। और अगर बाहर से लाई करने लग जाए तब देखिए क्या होगा, बाहर से अगर लाई करने लग जाए मतलब इस तरीके का एक्सटर्नली टचिंग वाला केस हो जाए, ठीक है, तो एक्सटर्नली टचिंग वाले केस में भी आपके पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अच्छा, मॉड ऑफ z-2 लेस देन 1 बोला है, तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी, है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इस सरकमफेरेंस को तो लेना ही नहीं है, ये जो आपका रीजन था इसी को लेना है, इस सरकमफेरेंस को लेना ही नहीं है। सरकमफेरेंस को लेने का मतलब क्या होगा कि मॉड ऑफ z-2 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता किस पे, सरकमफेरेंस पे, और सरकमफेरेंस तो लेना ही नहीं था। तो इसलिए आप कह सकते हो कि यहाँ तो चलिए चल जाएगा, ये वाला केस चल जाएगा, लेकिन C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 वाला केस नहीं चल पाएगा, ठीक है। और इसलिए यहाँ पे आप सिर्फ इनइक्वालिटी लोगे, ठीक है, ये बात ध्यान रहनी चाहिए, थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी है, क्योंकि मॉड ऑफ z-2 लेस देन और इक्वल टू 1 नहीं था, तो इक्वालिटी ना होने की वजह से ये वाली सिचुएशन आपकी रिजेक्ट हो गई, क्योंकि फिर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपका यहाँ पे होगा और वो इसके सरकमफेरेंस पे आएगा, लेकिन इसका सरकमफेरेंस तो इंक्लूड ही नहीं किया गया था, ठीक है। तो बस अब C1 C2 पता है, R1 और R2 पता है, आप यहाँ से इनइक्वालिटी सॉल्व कर लो, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप क्वेश्चन नंबर ये जो 8 है, आसान सा सवाल है ना। दो सर्कल्स हैं, एक का सेंटर 3,0 रेडियस 2 और दूसरे का सेंटर 0,0 और रेडियस 2। इसको अपना कन्वर्ट कर लो, सिंपल सी बात है। एक है सर्कल की इक्वेशन लिख सकते हो, सर्कल की इक्वेशंस लिख लो और उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप निकालते हैं फिर, ठीक है। तो दो सर्कल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है, ओके। आगे बढ़ते हैं, रेडिकल एक्सिस निकालनी है। अब ये भी आसान काम, फिर से इसको सर्कल की फॉर्म में लिख दो और रेडिकल एक्सिस मतलब S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0 आपको मार्क करना है, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में आप देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास log हाफ z-1 इज समथिंग ग्रेटर देन 1। तो सबसे पहले तो log की इनइक्वालिटी के बारे में सोचते हैं अपन। log का आप अगर रिमूव करते हो log को सबसे पहले, तो आपका बेस चूंकि हाफ था तो इनइक्वालिटी साइन पलट जाएगा। तो दिस विल गिव यू mod ओवर z-1 प्लस 4 अपॉन 3 टाइम्स mod ओवर z-1 माइनस 2 इज लेस देन हाफ, है ना, ऐसा कुछ है, ठीक है। अब यहां से अगर आप इसको, मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब अपन लिख लेते हैं 2 mod ओवर z-1 प्लस 8 माइनस 3 ओवर z-1 प्लस 2 अपॉन 2 इंटू 3 mod ओवर z-1 माइनस 2 इज लेस देन 0, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास आ गया 10 माइनस mod ओवर z-1 अपॉन 2 तो हटा ही लो, 2 से तो क्या ही फर्क पड़ना है,
3 mod z माइनस 1 माइनस 2 इज लेस देन 0। कुछ इस तरीके का आपका एक्सप्रेशन आ रहा है ना। ठीक है, तो ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं। 3 mod ओवर z माइनस 1 माइनस 2, ये क्वांटिटी आपकी कैसी होगी। अब इसमें एक और चीज है कि इसका आर्गुमेंट भी पॉजिटिव है, तो आर्गुमेंट पॉजिटिव रहने से क्या हो गया आपका कि mod ऑफ z माइनस 1 प्लस 4 अपॉन, ठीक है भाई, डोमेन की कंडीशन तो सेटिस्फाई करवाओगे ना, तो ये क्वांटिटी भी आपकी कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली न्यूमरेटर पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर को पॉजिटिव होना ही पड़ेगा। ठीक है, न्यूमरेटर अगर पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर को पॉजिटिव होना ही पड़ेगा। दैट मीन्स ये क्वांटिटी आपकी पॉजिटिव है। आपको न्यूमरेटर को, अब बताओ, अगर ये पॉजिटिव है, दिस होल एक्सप्रेशन इज लेस देन 0, तो अब मैं कह सकता हूं कि 10 माइनस मॉड ओवर z माइनस 1 इज लेस देन 0। सो मॉड ऑफ z माइनस 1 इज ग्रेटर देन 10। ठीक है, तो ये सर्कल के एक्सटीरियर को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपके पास ऑक्टागन है और इसमें फिर से आपको रिप्रेजेंट करना है Z3। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन हमने कम से कम ट्रायंगल के लिए किया था, वैसा ही कोई ट्रायंगल हम ऑक्टागन में भी क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, तो ऑक्टागन कैसे बनेगा भाई, पहले तो ये देख लेते हैं। 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8, कुछ इस तरीके का बन रहा होगा। ये Z1 बोल दिया, इसको मैंने Z2 बोल दिया, ये मान लो Z3 है। Z3 को रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ Z1 एंड Z2। ठीक है, तो ये एंगल हम निकाल लें, ठीक है, और रोटेशन लगा दें। ठीक है, मान लीजिए आप फाइनल कहते हो Z3 माइनस Z2, है ना, मान लो ऐसा कुछ। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल पहले तो कितना होगा, इंटीरियर एंगल आपका होगा 6 पाई बाई 8, है ना, इंटीरियर एंगल यही होगा ना। ठीक है, 6 पाई बाई 8, तो 6 पाई बाई 8 आपका ये वाला एंगल है। रोटेशन आप लगा दो Z3 माइनस Z2 और Z1 माइनस Z2 के बीच में, तो ये मान लो ऐसा लिख लिया मैंने। इनिशियल वेक्टर आपका कर ही दे, चलो यही लिख दिया। ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज तो दोनों बराबर ही होंगे, कट ही गया सब कुछ। e रेज टू पावर आयोटा कैसा जा रहा है ये, तो पहले तो हमने क्या किया, इसको बढ़ा दिया सो दैट कि दोनों के इनिशियल पॉइंट सेम हो गए। और अब मैं इसको ऐसे रोटेट कराने वाला हूँ। ठीक है, ये ठीक है, इस तरीके का रोटेशन होगा क्योंकि इनिशियल पॉइंट अब सेम हुआ है। तो अगर इधर से 6 पाई बाई 8 था तो इधर से 2 पाई बाई 8 होगा। कितना, किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो 2 पाई बाई 8 आपका पॉजिटिव साइन के साथ आ जाएगा। अब आप लिख सकते हो यहाँ से। ठीक है, तो आसान से ही क्वेश्चन ये भी दिया हुआ है आपका, रोटेशन पे बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद अपन देखते हैं, सॉरी ये 11 था ना अपना, हाँ, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपका क्या कहा गया है, Z1 प्लस Z2 और Z1 माइनस Z2, ठीक है, इज इक्वल टू पाई बाई 2। देखो जरा, 0 है, Z1 है, Z2 है, और यहाँ पे आपने ये Z1 है, ये आपका Z2 है, ये मान लीजिए आपका Z1 प्लस Z2 है, तो ये आपका क्या होगा, Z1 माइनस Z2 होगा, है ना। तो इन दोनों के बीच का एंगल 90 है। ये दे गया कि आर्गुमेंट ऑफ दिस इज पाई बाई 2, मतलब दोनों आपके डायगोनल्स कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं, लेकिन साइड्स आपस में बराबर नहीं है, तो रोम्बस ही होगा, नॉट अ स्क्वायर। ठीक है, साइड्स भी बराबर हो जाती तो स्क्वायर बन जाता। 13 आपको जो मैंने फॉर्मूले लिखवाए थे वही हैं, पी क्यू आर, है ना। तो P प्लस क्यू प्लस आर आपका कितना है, A प्लस बी प्लस सी है। ठीक है, P प्लस क्यू प्लस आर, तो A प्लस बी प्लस सी, और ओमेगा का कोफिशिएंट आ जाएगा B प्लस सी प्लस ए, प्लस ओमेगा स्क्वायर का कोफिशिएंट आ जाएगा B प्लस सी प्लस ए। तो 13 में आपका P प्लस क्यू प्लस आर कितना हो गया, हर बार A प्लस बी प्लस सी, ओमेगा के साथ भी यही और ओमेगा स्क्वायर के साथ भी यही। तो आपका A प्लस बी प्लस सी कॉमन, बचा क्या, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर विच इज 0। तो दिस इज कमिंग आउट एज 0। सो P प्लस क्यू प्लस आर आपका 0 के बराबर होना चाहिए। आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट है। ठीक है, अच्छा, फिर आपके पास अब नेक्स्ट क्या है भाई, P स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर को कोरिलेट करना है। ठीक है, 2PQ प्लस QR, ओके। तो अब इसमें भी आपको ऐड करना ही पड़ेगा क्या,
P प्लस क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर अगर मैं यूज़ करता हूँ, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी, ठीक है। बाकी पोर्शंस के लिए अगर देखें तो आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हो यहाँ पे कि आपका जो Q है वो कितना है, वो ओमेगा स्क्वायर P के बराबर है, और जो R है आपका वो आपका ओमेगा इंटू पी के बराबर है। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की अगर बात करूं तो पी स्क्वायर एज इट इज, क्यू स्क्वायर इज ओमेगा की पावर 4 पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज ओमेगा स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर। सो हियर यू गो विद पी स्क्वायर एज कॉमन, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा रेज टू पावर 4। ओमेगा रेज टू पावर 4 मतलब ओमेगा, दैट मीन्स कि ये भी आपका कितना है, 0, सो इट इज 0। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, 0 के बराबर आएगी। अब अगर आपका p प्लस क्यू प्लस आर 0 था, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर भी 0 था, तो इसका स्क्वायर करके आप बता सकते हो ना, इसका इसने स्क्वायर किया तो आप बता सकते हो ना कि पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर भी कितना होगा, 0 के बराबर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे कहा गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर लाइन ऑन द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल फॉर्म्ड बाय द वेक्टर्स z1 एंड z2, ठीक है। तो इसको भी आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के तरीके से ही समझिए। 3 प्लस रूट 3 आयोटा 2 रूट 3 प्लस 6, तो 3 प्लस रूट 3 आयोटा यहाँ पे मान लीजिए, ठीक है, ये आपका z1 हो गया, ठीक है। इसका एंगल कितना है, पाई बाई 6, 3 कॉमा रूट 3, और दूसरा वाला क्या है, 2 रूट 3 प्लस 6, तो 2 रूट 3 मतलब इससे थोड़ा आगे हो जाएगा, और 6 यहाँ पे मान लिया, 2 रूट 3 और 6, तो ये कितने एंगल पे है आपका, ये आपका पाई बाई 3 वाले एंगल पे है, ठीक है। तो पाई बाई 6 और पाई बाई 3 का अगर आप एंगल बाइसेक्टर लिखोगे, ठीक है, तो वो किस डायरेक्शन में आएगा, वो ये होगा ना, इन दोनों के बीच से, ठीक है। तो 30 और 60 के बीच में क्या आएगा, 45, तो हमारे पास जो भी पॉइंट आएगा वो कहाँ पे लाई करेगा, 45 वाले एंगल पे लाई करेगा। 45 वाले एंगल पे लाई करने का मतलब है 5 प्लस 5 आयोटा आना चाहिए, नीचे की ओर नहीं जाएंगे हम, क्योंकि हमारे जो है वेक्टर्स वो इसी सेगमेंट में है। अदरवाइज हमारा क्या होगा कि बाइसेक्टर ऑफ एंगल फॉर्म्ड बाय वेक्टर्स z1 एंड z2, तो z1 और z2 का ये आपके पास इस पोर्शन में ही रिजल्ट आएगा, इधर नहीं जाएंगे अपन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में आपके पास जो फॉर्मूला, ये तो हमने प्रूव कर ही रखा है, तो ये भी आपका एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 का डिस्कशन एंड हो गया।